हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लाहौर अधिवेशन पर बात करेंगे। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए कि इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। फिर संवैधानिक विकास के क्रम से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसलिए किस दिन ही झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और भी कई सारी बातें कही गई थी। फिर है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, इसलिए कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। फिर है कि एक बात और कहा जाता है कि जो इतिहास नहीं जानते वो क्या इतिहास लिखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का बात करेंगे लाहौर अधिवेशन पे। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये उसी दिन का है, 31 दिसंबर 1929 का कहिए तो, कि लाहौर अधिवेशन के समय देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। इससे पता चलता है कि लोगों में कितनी जागरूकता थी पूर्ण स्वराज को लेकर। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे और उसमें का राष्ट्रीय झंडा भी देखिए जो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और आज के समय का तुलना करें तो झंडा काफ़ी बदल गया है, लेकिन वो से ज़्यादा नहीं जाएंगे झंडा पे, नहीं तो फिर टॉपिक थोड़ा सा भटकाव हो जाएगा। और हम लोग लाहौर अधिवेशन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाहौर अधिवेशन पे। और उससे पहले बात करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1928 में जो अगस्त में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था तो उसमें डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज को लेकर विवाद था। और बाद में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक पार्टी भी बनाई। तो बाद में विवाद को बढ़ते हुए महात्मा गांधी ने समझौता कराया था और कहा था कि हम अभी डोमिनियन स्टेटस की मांग को लेकर चल रहे हैं और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साल के अंदर में भारत को ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देती है तो हम जो 1929 में 31 दिसंबर जो लाहौर अधिवेशन होगा वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और फिर बाद में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया था, तो जिस कारण से जो लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसमें भारत को पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1928 में, तो उसमें ब्रिटिश सरकार को कहा गया था कि 1 साल का आपको समय दिया जा रहा है, आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लें। और अगर आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके बाद जो कांग्रेस का जन आंदोलन होगा उसका आप सामना करने के लिए तैयार रहिए। और निर्धारित समय में फिर है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि डोमिनियन स्टेटस को नहीं माना और नेहरू रिपोर्ट को भी नहीं। तो उसके बाद से फिर है कि जो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको लक्ष्य घोषित किया गया कि हम लोग को पूर्ण स्वराज लेके ही रहना है। आगे बढ़ने से पहले 3 सवालों को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे और जाएंगे। तो पहला जैसे कि सवाल है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। फिर दूसरा सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए रूप में परिभाषित किया जाए। तो उसका आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी। फिर तीसरा सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ और कब पारित किया, तो इसका उत्तर होगा लाहौर 1929 का अधिवेशन। तो चलिए बात करते हैं लाहौर अधिवेशन पे। और जो लाहौर अधिवेशन है वो 31 दिसंबर 1929 को पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इसे कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य भी घोषित किया गया। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे 2 कारण को देख सकते हैं। पहला है कि जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर चुकी थी। और दूसरा था कि गांधी जी को पूर्ण समर्थन हासिल था जवाहरलाल नेहरू को। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि जो प्रांतीय थे 18 प्रांतीय, उनमें जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 3 ही का समर्थन हासिल था। लेकिन उसमें बहिष्कार होने के बावजूद जो जवाहरलाल नेहरू का जो सराहनीय प्रयास था उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने उसमें चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बना दिए। इस अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा दिया गया भाषण के अंश को भी थोड़ा देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और इसके लिए जो भी इस सम्मेलन में आए हुए लोग थे और उन सभी देश के नागरिकों से उन्होंने कहा कि इसमें आप सादर आमंत्रित हैं और इसमें हाथ बटाइए विद्रोह करने के लिए। फिर उन्होंने इस भाषण में अपने समाजवादी विचारधारा को भी प्रकट किया और कहा कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है। न ही उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। देखिए समाजवादी विचारधारा को आगे बता रहे हैं वो। फिर उन्हें कहा कि मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है और न ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजे महाराजा पैदा करते हैं।
और उन्होंने फिर आगे कहा कि जो पुराने राजा महाराजाओं और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। सही बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो राजा महाराजा थे वो तरीका तो वही था लूटपाट का ही, तो सही बात करते हैं। और पूंजीपति को ये नकारते थे। इनका सोच विचारधारा था कि जो संपत्ति है वो समाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इनका ये दृष्टिकोण था। फिर उन्होंने और आगे कहा कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि केवल संगठित विद्रोह के समय ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, और कहा उन्होंने कि हिंसा आंदोलन को कमज़ोर बनाती है तथा उसका मन विचलित करती है। एक बात कहें हम लोग तो देखिए, नेहरू जी का विचारधारा गांधीवादी विचारधारा की ओर दिखता है, और जो गांधी जी हिंसा की बात नहीं करते थे, तो उन्होंने भी, नेहरू जी भी ने हिंसा के बात को नकारा है। और समाजवादी विचारधारा की बात करें तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखिए लिखा मिला, आपका प्रस्तावना में ही देखिए समाजवादी विचारधारा की बात कही गई। जो स्वानसी समिति 1976 में लाया गया था उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, उसके साथ और भी दो शब्द जोड़ा गया था, आपका अखंडता है और फिर पंथ निरपेक्ष की बात कही गई थी। और फिर है कि अब अगर समय देखते हैं उस समय का और अभी के समय में, तो हम लोग पूंजीवादी विचारधारा की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं, समाजवादी से दूर थोड़ा हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहें कि पूरी तरह से नकार दिया गया, और लेकिन मेरे सरकार जैसे दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है, क्योंकि देश में इतना सारा विविधता है, तो किसी एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना शायद संभव ना हो पाए। और फिर आगे बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में। अब इस अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव पर बात करते हैं। तो पहला है कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, इसमें बात कही गई थी। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए तो उसमें देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो भी गांधी इरविन समझौता के बाद। और जब गांधी जी लौट के आए दूसरे गोलमेज सम्मेलन से तो काफ़ी तीखी टिप्पणी की, उसके बारे में बाद में देखेंगे। और फिर जो दूसरा लक्ष्य किया गया कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, इसको तो हम लोग पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर है कि कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक अलग से वीडियो बनाकर हम उसमें लाएंगे, और फिर उस पर बात करें कि क्या इसका क्षेत्र कैसा था आंदोलन का, और अंग्रेजों पे क्या प्रभाव पड़ा, और आज़ादी में किसने इस तरह से सहयोग किया आगे के आंदोलनों में। अब है कि हम लोग आगे बात करते हैं इस प्रस्ताव पे ही। तो फिर था कि सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनावों में भाग नहीं लेना था, और जो भी कांग्रेस के सदस्य काउंसिल में भी सदस्य थे उन लोगों को अपने पद से त्याग देना था, ये बात कहा गया था। फिर है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और फिर है कि 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। अब इसी में आगे 26 जनवरी 1930 का बात कर लेते हैं, इसलिए कि वो लाहौर अधिवेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ कि पूरे देश में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, और इसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ ली, और इस कार्यक्रम को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिला। और फिर है कि गांव कस्बा में और जगह भी आयोजित किया गया कार्यक्रम, और जो स्वतंत्रता का जो शपथ पत्र था उसको स्थानीय भाषा में पढ़ा गया। मतलब कि देश में काफ़ी ज़्यादा भाषाएं चलती थी, तो जहाँ पे जो भाषा अधिक चला जा रहा है उसको उस भाषा में स्वतंत्रता का शपथ जो आपका पत्र था उससे रिलेटेड उसको पढ़ा गया, और तिरंगा झंडा को भी फहराया गया। और इसमें कुछ शपथ के बिंदु भी थे, उसको भी पढ़ा गया। तो उसको देखते हैं क्या था। उसमें कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार है। और फिर दूसरे बात कहा गया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया है, बल्कि उसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विनिष्ट कर दिया है। इस शपथ पत्र के अगर अगले पॉइंट पे बात करें तो उसमें कहा गया कि भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया है, और राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गई है। उसमें कहा जाए तो काफ़ी दरें हाई थी टैक्स के रूप में, और जो भारतीयों को पे करना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी आमदनी से काफ़ी अधिक है, और ग्रामीण उद्योगों को खत्म कर दिया गया है, और उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया। और सही बात है, उसमें सिर्फ भारत क्या था, रॉ मटेरियल को भेजता था और वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आता था, और यहाँ का उद्योग धंधे को खत्म कर दिया गया था। फिर है कि सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय जो दर थी वो भी एक पक्षीय और भेदभावपूर्ण था, और इसका भारत के साथ जो था काफ़ी मतलब कि भेदभावपूर्ण कहा जा सकता। और यह था कि भारत की जो उत्पादकता था वो भी बर्बाद हो गया था। फिर आगे बात कही गई थी कि हमें वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, और संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें
वंचित कर दिया गया है तथा हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई है। और ये देखा था, जो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात करें तो उसमें था कि अंग्रेजों का ही अभी तक प्रतिनिधित्व ज़्यादा था। अगर कोई बिल पास करने होते थे उनके पक्ष में तो उन्हें परेशानी नहीं होती थी। हालांकि प्रांतीय में तो प्रतिनिधित्व बाद में दिया गया था। तो ये है कि कहीं ना कहीं जो मेन अधिकार होता है वह भी भारतीयों लोग को प्रशासनिक स्तर पे या शासन के स्तर पे कहा जाए तो वंचित किया गया था। और फिर है कि कहा जाए अगले पॉइंट में है कि सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा ने हमारी मातृभूमि को अलग कर दिया है। मतलब ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हमें सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखे हैं। और सही बात है, अंग्रेजों का यह दृष्टिकोण था कि हमें भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली को लाना है जो हमारे लिए काम करे, जो सिर्फ हमारे नीचे काम करे, जो क्लर्कियल हो और कुछ प्रशासनिक काम को हैंडल करें और उससे ज़्यादा उन्हें अधिकार न दिए जाए। तो ये बात बिल्कुल सही कही थी कि उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाई थी कि हम उसके ऊपर आगे सोच ही नहीं पाते थे और जो गुलामी की बेड़ियाँ थी वो हमेशा जकड़ी रहे। इसी में आगे बात कही गई कि आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से शस्त्र विहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया है। फिर कहा गया कि हम अब यह जानते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है उसके शासन के आगे समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। यानी कि कह सकते हैं कि अब भारतीय और कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के पक्ष में खड़े थे। इस शपथ पत्र के अंतिम पॉइंट पर अगर बात करें तो उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार से अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे जिसमें करों की अदायगी न करने का मुद्दा भी शामिल होगा। यदि हम ब्रिटिश सरकार को सही प्रकार का सहयोग देना बंद कर दें तथा किसी भी प्रकार की हिंसा न करें तो इस अमानवीय राज्य का अंत सुनिश्चित है। इस शपथ पत्र के अंत में सभी बिंदुओं को कहने के बाद एक संकल्प भी लिया गया। उसमें कहा है कि हम संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस समय समय पर जो निर्देश करेगी उसका पूर्णतः पालन करेंगे। और है कि लाहौर अधिवेशन और उससे जो जुड़ी बातें थे उसके हमने कवर कर लिया। और अगर इसका इतिहास की बात करें तो देखिए कि लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसके 17-18 साल बाद ही हम लोग को आज़ादी मिल गई। और फिर है कि आज़ादी के बाद जो पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने और संविधान की रचना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उसको हम आगे की बात में वीडियो में करेंगे। और तथा वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।